ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और उनकी पार्टी का भविष्य तय करता है। ये सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। 8 अक्टूबर 2024 सभी एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को 60 सीटों के साथ जीतता हुआ दिखाया गया और ये बताया गया कि कांग्रेस इस बार बड़ा फेरबदल करने वाली है। लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही थी। बीजेपी ने फिर से बाजी मारी और 48 सीटों के साथ हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना ली। 14 नवंबर 2025 तेजस्वी यादव की रैलीज में लाखों की भीड़ और प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ। 9 करोड़ बिहारियों को 4 किलो अनाज देने की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। भाई 4 किलो अनाज तो पूरे देश में बांटा जा रहा है। मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए आप गुजरात में, जहां उन्होंने ये बात कही हो कि हम 4 किलो अनाज दे रहे हैं। को देखकर लग रहा था कि इस बार बिहार में बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है, लेकिन आरजेडी फिर से 25 सीटों पर अटक जाती है और प्रशांत किशोर की जो हालत हुई उससे उन्हें पॉलिटिक्स में दोबारा लौटना मुश्किल हो गया है। एनडीए 202 सीटों के साथ फिर से बिहार में सरकार बना लेती है। 4 जून 2024 मोदी जी ने लोकसभा इलेक्शन में बोला था इस बार 400 पार, और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून। लेकिन जनता ने सिर्फ 240 सीट देकर उन्हें मैंडेट भी दिया और वार्निंग भी। 3 बड़े इलेक्शन, 3 बड़ी प्रेडिक्शंस और 3 बड़े डिजास्टर्स। आज सत्ता के हर गलियारों में एक ही बड़ा सवाल गूंज रहा है कि भारत का वोटर आखिर डिसीजन कैसे लेता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम डेटा और ग्राउंड रियलिटीज के साथ इसी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ में। और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ी पावर मतलब इंडियन वोटर की, और समझेंगे कि इंडियन वोटर किस साइकोलॉजी के बेस पे अपना वोट डिसाइड करता है। कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें इंडियन वोटर वोट देने से पहले ध्यान में रखता है। क्या इंडियन वोटर रैशनल है या इमोशनल है। सबसे पहले बात करेंगे उस वोटर की जिसे साइलेंट पावर भी कहा जाता है, मतलब महिला शक्ति की। महिला शक्ति के वोट को समझने के लिए बात करते हैं एक ऐसी महिला प्रोफाइल की जो भारत में काफी कॉमन है। इनका नाम है प्रिया देवी और ये 35 साल की हैं, हरियाणा के गांव से बिलोंग करती हैं और एक हाउसवाइफ हैं। 2014 तक टेक्निकली प्रिया देवी वोट नहीं करती थी, मतलब प्रिया देवी का वोट उनके घर के मेल मेंबर्स डिसाइड करते थे। लेकिन 2024 के बाद प्रिया देवी अपना वोट खुद से डिसाइड करने लगी। तो आइए समझते हैं क्या बदला। उज्ज्वला योजना के तहत प्रिया देवी को गैस मिलने लगा, 5 किलो राशन हर महीने फ्री में मिलने लगा और बैंक अकाउंट में लाडो बहन योजना के तहत 2100 रुपए प्रति माह उनको मिलने लगे। आपको याद ही होगा 2024 हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस ने कहा था कि वो 2000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा था 2100 रुपए और हेल्थ इंश्योरेंस महिलाओं को दिया जाएगा। बात उस 100 रुपए की नहीं है जो बीजेपी ने उन्हें एक्स्ट्रा ऑफर किए थे, बात है उस भरोसे की जो बीजेपी ने जीता था पिछले 5 और 10 सालों में फ्री राशन और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं देकर। तो रिजल्ट क्या रहा। जहां एक तरफ एग्जिट पोल में कांग्रेस को 60 सीटें मिली थी, वहीं रियलिटी में भाजपा ने 48 सीटें पाकर सरकार तीसरी बार बनाई। यह ऐसा क्यों हुआ। लोकसभा इलेक्शन 2024 के मुताबिक 31 करोड़ महिलाओं ने वोट दिया। महिलाओं का वोटर टर्नआउट 65.78% रहा, जो पुरुषों के वोटर टर्नआउट 65.55% से कहीं ज्यादा था। और बिहार में तो महिलाओं ने रिकॉर्ड ही बना दिया, 71% महिलाओं ने वोट दिया, जो पुरुषों के 62% वोट के 9% ज्यादा था। तो महिलाओं का वोट अब काउंट होने लगा है। 1962 में सिर्फ 46% भारतीय महिलाएं ही वोट देती थी। 2024 तक आते आते यह आंकड़ा 65% पे पहुंच गया है। ये 60 सालों का रेवोल्यूशन है जहां पे महिला वोटर आज पूरे भारत का भविष्य डिसाइड करती है। तो अब हमें पहले सवाल का जवाब मिल गया है, क्योंकि अब इंडियन वीमेन साइलेंट वोटर नहीं रही हैं और अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगी हैं। तो इसी के साथ हमें पहली साइकोलॉजी जो इंडिया के सबसे बड़े वोट बैंक महिलाओं के बारे में है
उसकी साइकोलॉजी समझ आ चुकी है। आइए भारत के दूसरे वोट बैंक के बारे में बात करते हैं, जो है भारतीय युवा, यूथ वोटर। आइए एक यूथ वोटर की प्रोफाइल समझते हैं। इनका नाम है राजेश कुमार और ये 24 साल के हैं, पटना से। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन किया है 2020 में, लेकिन 2025 तक 147 जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं, 8 जॉब का इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन सिलेक्शन हुआ 0। और अब मजबूरीवश स्विगी में एज ए डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं, जहां पर ये 10,000 से 15,000 रुपए मासिक कमा ले रहे हैं। और यहां पर एक बड़ा हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि भारत की 83% अनएम्प्लॉयमेंट यूथ में है और बिहार से हर साल 30 लाख युवा जॉब के लिए अपना स्टेट छोड़ देते हैं। 2024 इलेक्शन की बात की जाए तो टोटल 4 करोड़ 90 लाख युवा फर्स्ट टाइम वोटर थे, मतलब 18 साल से 19 साल के बीच, जिसमें से लोकसभा इलेक्शंस में सिर्फ 1 करोड़ 85 लाख युवाओं ने वोट किया, मतलब 62% युवाओं ने अपना वोट ही छोड़ दिया। अब दिल्ली जैसे स्टेट को देखा जाए, जहां पर हम युवाओं को पढ़ा लिखा मानते हैं, तो सिर्फ 21% युवाओं ने ही लोकसभा 2024 में वोट किया। राजेश से पूछा गया कि उन्होंने बिहार 2025 में किसे वोट दिया, तो उनका कहना था बीजेपी को। लेकिन पत्रकार ने पूछा क्यों उन्होंने आरजेडी को वोट नहीं दिया, क्योंकि आरजेडी के पास जॉब एक प्राइमरी मुद्दा था। तो राजेश का कहना था आरजेडी 2 साल सत्ता में रही, 10 लाख जॉब का वादा था, लेकिन जॉब्स प्रोवाइड नहीं की गई। 2025 में यह वादा दोबारा दोहराया गया, लेकिन इसके पूरे होने की उम्मीदें कम थी। उन्होंने अपनी मां के लिए इस इलेक्शन में वोट किया, जहां पर बीजेपी ने 10,000 रुपए की राशि महिलाओं को देने का वादा किया था। तो यहां से हमें दूसरी साइकोलॉजी समझ में आती है कि इंडियन युवा वोटर अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो सर्वाइवल मोड में है और अपने लिए नहीं, वो अपनी फैमिली के लिए वोट कर रहा है। आइए अब समझते हैं डर की राजनीति को, और इस डर की राजनीति को समझने के लिए एक और वोटर प्रोफाइल को लेते हैं। इनका नाम है अब्दुल, उम्र 42 साल और ये यूपी के संभल में अपनी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। अब्दुल एक मुस्लिम वोटर हैं। जब अब्दुल ने मोदी जी के लोकसभा 2024 के 173 भाषणों को सुना, तो उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स थे कांग्रेस, मुस्लिम, जॉब और घुसपैठिए। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है, घुसपैठियों को बांटेंगे। तो अब्दुल को डर था कि कहीं मोदी जी 400 सीटें जीतकर मुस्लिम कम्युनिटी को घुसपैठियों का दर्जा ना दे दें और उन्हें देश छोड़कर जाना ना पड़े। इसी डर की राजनीति के कारण अब्दुल और उन जैसे बहुत लोगों ने यह स्ट्रेटेजी बनाई कि हर सीट पर नॉन बीजेपी कैंडिडेट जो सबसे स्ट्रांग होगा उसे वोट दिया जाना चाहिए। और शायद यही कारण रहा कि बीजेपी जो 2019 लोकसभा इलेक्शन में यूपी में 80 में से 62 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, 2024 में सिर्फ 33 सीटों पर सिमट जाती है। और इससे भी हैरानी की बात यह थी कि अयोध्या मंदिर जो जनवरी 2024 में बना था, जून 2024 में अयोध्या मतलब फैजाबाद सीट से बीजेपी हार जाती है। जब अब्दुल जैसे वोटर से पूछा गया कि उन्होंने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया, तो उनका कहना था मंदिर मस्जिद अलग मुद्दे हैं, रियल डेवलपमेंट को उन्होंने वोट दिया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि फैजाबाद सीट पर 17% वोट मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी सत्ता में आए। सवाल नंबर 3 का जवाब मिल चुका है कि इंडियन वोटर इमोशनल तो है, लेकिन प्रैग्मेटिक हो जाता है और रियल मुद्दों पर अपने वोट देता है, और डर की राजनीति सच में सफल रहती है। आइए भारतीय राजनीति में जातीय वोटों को समझने की कोशिश करते हैं और इसे समझने के लिए एक और वोटर प्रोफाइल को समझते हैं। इनका नाम है सुनीता यादव। ये 50 साल की महिला वोटर हैं और ये गोपालगंज बिहार से बिलोंग करती हैं और ये यादव कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हैं, जो आरजेडी बिहार में लालू और तेजस्वी का लोयल वोट बैंक माना जाता है। 2025 में आरजेडी पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, जबकि 2020 में आरजेडी को 75 सीटें मिली थी और ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। जब सुनीता यादव से पूछा गया आपने आरजेडी को वोट क्यों नहीं दिया, तो उनका कहना था उनका वोट बीजेपी और जेडीयू को गया है क्योंकि उन्हें स्टेट में डेवलपमेंट चाहिए। उनका बेटा आज बेंगलोर में जॉब कर रहा है
और सिर्फ उनका ही बेटा नहीं, उनकी कम्युनिटी के लाखों लोग आज बिहार से कहीं और जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें नौकरियां चाहिए और रोजगार पाने के लिए बिहार नाकाफी है। आरजेडी और बाकी पार्टियों ने बिहार में डेवलपमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से आज लाखों बिहारियों को बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। तो यहाँ से हमें एक और सवाल का जवाब मिल चुका है कि इंडियन वोटर सिर्फ जाति को देखकर वोट नहीं करता है, उसे डेवलपमेंट, वेलफेयर और फिर आइडेंटिटी, तीनों का एक मिश्रण दिखता है जिसके बेस पर वो वोट करता है। आइए अब समझते हैं कि भारत में वोटिंग के समय एग्जिट पोल्स फेल क्यों हो जाते हैं। भारत में 3 बड़े इलेक्शंस हुए जिनमें एग्जिट पोल्स बिल्कुल फेल रहे। पहला हरियाणा विधानसभा, दूसरा भारतीय लोकसभा और तीसरा बिहार विधानसभा। तीनों इलेक्शंस में एग्जिट पोल बिल्कुल फेल हो गए। आइए जानते हैं वो 4 बड़े कारण जो समझाते हैं कि भारत में वोटिंग के समय एग्जिट पोल्स फेल क्यों हो जाते हैं। पहला कारण महिला शक्ति। भारत में प्रिया देवी जैसे वोटर्स जो महिला शक्ति का प्रतीक है, वो अपना वोटिंग डिसीजन लेते समय बहुत सारे कारणों को देखते हैं, जैसे पब्लिक वेलफेयर, पार्टी पे ट्रस्ट कितना है और उनके फैमिली ओपिनियन तक को। और ये सब वोटिंग डिसीजन वो लास्ट 48 घंटों में लेते हैं, जबकि एग्जिट पोल 3 से 4 दिन पहले ही डिसाइड हो जाते हैं, जो लास्ट मिनट वोटर को कंसीडर नहीं कर पाते। रीजन नंबर 2, भारत में बहुत बड़ी संख्या में वोटर हैं। हरियाणा की बात की जाए तो 90 लाख वोटर थे, जबकि एग्जिट पोल में सैंपल साइज सिर्फ 10,000 वोटर्स का ही लिया गया। वहीं बिहार में 1 करोड़ 60 लाख वोटर थे, जबकि सैंपल साइज सिर्फ 20,000 वोटर्स का ही लिया गया। तो ये छोटा सैंपल साइज पूरी जनसंख्या को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। रीजन नंबर 3, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। यहां पर इंडिया में वोटर कहता कुछ है और करता कुछ है। अपर कास्ट से अगर पूछा जाए कि उन्होंने वोट किस बेसिस पर डाला है, तो उनका कहना होता है कि उन्होंने डेवलपमेंट बेस पर डाला है, लेकिन एक्चुअल में कास्ट भी मैटर करती है। इसी तरह से हर वोटर मीडिया को बताने को एक अलग स्टोरी बताता है, लेकिन उसका एक्चुअल वोट हो सकता है किसी दूसरे रीजन पर जाता हो, जिसकी वजह से एग्जिट पोल उन्हें कैप्चर नहीं कर पाते हैं। रीजन नंबर 4, मल्टी लेयर डिसीजन। बात की जाए विमेन वोटर्स की, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स को देखती हैं, जैसे पब्लिक वेलफेयर, पार्टी ट्रस्ट, फैमिली ओपिनियन। इसी तरह अगर बात की जाए यूथ वोटर की, तो उन्हें भी बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे जॉब्स, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और पार्टी ट्रस्ट। तो इन सब मल्टी फैक्टर्स को समझने में शायद एग्जिट पोल उतने कामयाब नहीं होते और एक फैक्टर पर डिसीजन लेकर वो अपने एग्जिट पोल्स को दिखा देते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिला है कि इंडियन वोटर बहुत कॉम्प्लेक्स है और एग्जिट पोल शायद इंडियन वोटर को उतना सही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इसे सिंप्लीफाई करते हैं और लौटते हैं हमारे इनिशियल सवाल पर, जो कि था कि इंडियन वोटर डिसीजन कैसे लेता है। तो हमने देखा कि प्रिया देवी जो पहले एक साइलेंट वोटर होती थी, अब एक रैशनल वोटर बन चुकी हैं। वहीं यूथ जो अब सर्वाइवल मोड पर है और अपनी फैमिली बेनिफिट्स को देखकर वोटिंग डिसीजन लेता है। वहीं अब्दुल रहमान जैसा वोटर फियर की राजनीति में फंसता है और सिर्फ एंटी बीजेपी कैंडिडेट्स को अपना वोट देना पसंद करता है। वहीं सुनीता यादव जैसे वोटर सिर्फ अपनी कास्ट की राजनीति नहीं देखते हैं, बल्कि डेवलपमेंट, वेलफेयर और आइडेंटिटी सभी फैक्टर्स को देखकर अपना वोट देते हैं। तो यहाँ पर अब एक फाइनल फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, जहाँ पर 40% वोटर वेलफेयर देखते हैं, मतलब राशन कितना मिला, गैस फ्री मिली या नहीं मिली, जबकि 25% वोटर डेवलपमेंट को देखते हैं, मतलब रोड्स बने कि नहीं बने, बाकी सुविधाएं देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सुविधाएं मिली या नहीं मिली। 20% वोटर अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग भी वोट करते हैं, उन्हें अपनी कास्ट का सबसे बेस्ट कैंडिडेट ही चाहिए जिन्हें वो वोट करते हैं। जबकि 15% वोटर लीडरशिप को ट्रस्ट करते हैं और किसी प्रमुख पार्टी या उसके लीडर पर ही ट्रस्ट करते हैं। तो यहां से हम लोग समझ चुके हैं कि इंडियन वोटर इमोशनल तो है, स्टूपिड नहीं है। 1-2 बार वो मंदिर मस्जिद के मुद्दों में फंस सकता है, लेकिन रियल डेवलपमेंट और रियल मुद्दे ही उसे अपना वोट डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और आपको ये सिंप्लीफाई करने में आसानी हो गई होगी कि इंडियन वोटर डिसीजन कैसे लेता है। आप हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसी ऑन इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं
ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।